नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भुवेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल में आज क्या सुर्खियां रही हैं वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आज की सबसे बड़ी सुर्खी यही है, दिन भर आज जो चर्चा रही है, चंबा ज़िले में 2 जात्रा मेले आयोजित होते रहे हैं, इस बार नहीं हुए हैं। इसकी वजह से वो दोनों मेले चर्चा का विषय रहे हैं। पहला जात्रा मेला माता चामुंडा परिसर जिला मुख्यालय में होता रहा है, वो इस बार नहीं हुआ। और इसके अलावा साहो का जो जात्रा मेला है वो भी नहीं हो पाया। आपको बता दूं, चामुंडा जात्रा मेला क्यों मनाया जाता तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ये 1844 में शुरू हुआ था। वैसे तो ये बहुत सालों पहले शुरू हुआ था, लेकिन 1844 में राजा श्री सिंह जब 5 साल की अवस्था में थे तब ये मेला शुरू हुआ था, चामुंडा जात्रा मेला। और ये जो बहरा वाली माता यहाँ पर आती रही हैं, तब से ये मेला मनाया जाता रहा है। और सबसे बड़ी बात इस मेले की यही है कि माता चामुंडा से माता बहरा वाली मिलने आती हैं और कई सालों से आती रही है। और आपको मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब राजा श्री सिंह ने इस मेले को शुरू किया था, जब वो 15 साल की उम्र में आए तो उन्होंने एक मुखौटा वहाँ पर चढ़ाया था। आप देखते होंगे, जब भी माता चामुंडा के पास माता बहरा वाली आती हैं तो वो मुखौटा हमेशा रहता है। ये जो मुखौटा है राजा श्री सिंह ने तब चढ़ाया था जब वो बाल्यकाल में हुए थे, युवा अवस्था में आए थे। तो उसके बाद लगातार ये माता बहरा वाली अपनी बहन चामुंडा से मिलती रही हैं। इस एक स्टोरी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जात्रा मेला जो है ये बहुत ही भव्य तरीके से जिला मुख्यालय पर मनाया जाता था और इसका 1 साल तक वेट किया जाता रहा है, क्योंकि हर साल ये मेला चामुंडा माता मंदिर परिसर में आयोजित होता रहा और इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष विशेष तौर पर शिरकत करते रहे हैं, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी चुराव विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और माता बहरा वाली का देवी कोठी में मंदिर है। तो वो हर साल अपने पड़ाव के दौरान 13 दिन के लिए चंबा जिले मुख्यालय का रुख करती रही हैं। लेकिन इस बार माता चामुंडा से उनकी बहन बहरा वाली माता नहीं आ पाई, लॉकडाउन की वजह से ये नहीं आ पाई हैं। इसकी वजह से ये कई सालों से चली आ रही परंपरा टूट गई है। मतलब ये एक और इसके साथ मैं आपको कहानी बताऊं कि माता चामुंडा परिसर में 3 स्थान निर्धारित है पूजा स्थल के। एक मिंदल माता, एक माता चामुंडा और माता बहरा वाली के। तीनों बहनों की यहाँ पूजा होती हैं। और ये हर साल ये जो बहन है माता चामुंडा और बहरा वाली माता, ये इनकी दोनों हर साल दोनों बहनों की मिलनी एक उत्सव के तौर पर मनाई जाती रही है। ये भी कहा जाता है कि ये 7 बहनें हैं, लेकिन हम जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने यहाँ जिक्र किया है कि यहाँ पर 3 बहनों के स्थान निर्धारित हैं और यहाँ पर रोज़ाना उनकी पूजा होती है। चूँकि इस बार बहरा वाली माता चंबा नहीं आ पाई हैं, तो इसकी वजह से जो कई सालों से परंपरा रही है दोनों बहनों की मिलने की, वो नहीं निभाई जा सकी है। और जो मैं बता दूं, जो अंतिम दिन जैसे 28 या 29 को हर साल ये जात्रा मेला आयोजित होता है, जब बहरा वाली माता और माता चामुंडा की मिलने के बाद वापसी होती है। तो उसके बाद ये साल भर के इंतजार के लिए जो जात्रा मेला होता है वो मिलनी के तौर पर मनाया जाता है और इसमें जिले के लोग शिरकत करते हैं। और इस दौरान चुराही नृत्य भी होता रहा है। तो इसमें अधिकारी भी और जो मूल चुराह के लोग और चंबा जिले के लोग इसमें शिरकत करते रहे। और यहाँ पर जिला मुख्यालय पर माता चामुंडा मंदिर परिसर में चूँकि एक कमेटी भी बनी है सुराड़ा मंदिर कमेटी की तरफ से, और नगर परिषद चंबा का भी इसमें सहयोग रहता है। तो ये जो मंदिर कमेटी बनी है और एक नगर परिषद के माध्यम से ये भव्य मेला हर साल आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार ये मेला आयोजित नहीं हो पाया। तो ये इसको लॉकडाउन की वजह से माना जा रहा है और ये परंपरा नहीं निभाई जा सकी है। तो अब उम्मीद यही है कि अगली साल ये परंपरा बड़े भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इसी तरह हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि इस बार 2 परंपराएं निभाई जानी थी। एक परंपरा तो निभा दी गई है, लेकिन
एक परंपरा नहीं निभा जा सकी है। तो कौन सी परंपरा निभाई गई है मैं वो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। साहो जातर मेला हर साल मनाया जाता रहा है, इस बार भी निभाया गया, सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है, क्योंकि हर साल इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ते रहे हैं। चंद्रशेखर मंदिर साहो में ये जातर मेला आयोजित होता रहा है। इस बार चुनिंदा लोग इसमें शिरकत हुए, सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है। जिले की आज एक और सुर्खी है, जिला प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं दुकानों को खोलने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद समय समय पर जिला प्रशासन की ओर से कुछ हिदायतें दी जाती रही हैं, लेकिन उस पर कुछ लोग अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज जिला प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है, उस गाइडलाइन पर अमल करना होगा। अगर उस गाइडलाइन पर अमल नहीं किया जाता है तो उन दुकानदारों की दुकानें सील की जा सकती हैं, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान, चूँकि ढील के दौरान जब भी दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं तो उस दौरान उन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप उस दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कौन सी दुकानें जो है आप खोल सकते हैं और कौन सी दुकानें नहीं खोल सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गाइडलाइन तैयार नहीं हुई है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सिर्फ एसेंशियल आइटम की दुकानें ही खोली जा सकती हैं, अदरवाइज किसी भी तरह की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ज़रूर दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइन तैयार की गई है। क्या गाइडलाइन है आप ज़रूर इसको सुने। रोज़गार से जुड़े हुए दुकानें हैं, मसलन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर व मोबाइल मरम्मत, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, कारपेंटर और स्टेशनरी की दुकानें सभी दिन कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान खुली रहेंगी। आपको मैं एक बार दोबारा फिर पढ़ के सुनाने वाला हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी दुकानें खोली जा सकती है और कौन सी नहीं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर और मोबाइल मरम्मत, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, कारपेंटर और स्टेशनरी की दुकानें खोली जा सकती हैं। पूरा दिन भर इन दुकानों को नहीं खोलना है, जो टाइम है उसी दौरान खोलना है। 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये दुकानें खोल सकते हैं, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो गाइडलाइन तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से, उस पर अमल करना होगा। आपके पास वर्कर होंगे जो दुकानों में आपने रखे हुए हैं, तो आपको 50% उदाहरण के तौर पर अगर आपके वर्कर 8 हैं तो आपको 4 ही बनाने पड़ेंगे। अगर वो इसलिए क्योंकि जो संख्या निर्धारित कर रखी है, क्योंकि वो उसमें 50% बताया गया है, जो आपका स्टाफ है आपको 50% ही बुलाना पड़ेगा। अगर आपने 100% स्टाफ बुला लिया जो दुकानों में काम करता है तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी। इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन बनाई गई है उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। और इसके अलावा बिना मास्क के आप ना तो किसी को सामान बेच सकते हैं, ना ही कोई ख़रीदारी के लिए आ सकता है। इसलिए आप इस बात का पूरा ख्याल रखें कि बिना मास्क के आपको घर से नहीं निकलना है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो कोई ग्राहक हो। आपको सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी है। और इसके अलावा खासकर जो दुकानदार हैं, जो गांव के दुकानदार हैं, उनके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। उसमें कहा गया है जब भी उनके यहाँ कोई भीड़ नहीं लगनी चाहिए और उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बड़े घेरे डालने होंगे, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर देख लिए होंगे और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से घेरे तैयार करने हैं। वो आपको घेरे खुद तैयार करने हैं ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर सकें। और एक जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप कौन सी दुकानें नहीं खोल सकते हैं वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड के माल को छोड़कर आवासीय एवं मार्केट कम्प्लेक्स सहित अन्य सभी प्रकार की दुकानें नगर निकायों की परिधि से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन खुली रहेंगी। आप समझ गए होंगे, जो बड़े बड़े मॉल हैं गांव में तो वैसे है नहीं, लेकिन वो नहीं खोले जा सकते हैं जो एसेंशियल आइटम के दायरे में नहीं आते हैं। और इसके अलावा क्या नहीं खुल सकता है वो भी आपको मैं जरूर बताना चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लर, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे और सामुदायिक तौर पर एकत्रित होने वाले स्थान बंद रहेंगे। एक बार फिर से पढ़ के सुनाने वाला हूँ आपको, आप जरूर सुनिए। ब्यूटी पार्लर, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे और सामुदायिक तौर पर एकत्रित होने वाले स्थान बंद रखने होंगे। अगर आपने
इस पर अनुपालना नहीं की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान चंबा में लकड़ी की तस्करी करने वालों पर पैनी निगाह रखे हुए हैं डीएफओ चंबा। कल रात को एक ऐसा ही मसला आया है जब एक व्यक्ति गाड़ी में 8 स्लीपर लाद कर उसकी तस्करी करके ले जा रहा था। तो इस दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना मिली। सूचना मिलते ही बीओ सुनील कुमार की अगुवाई में एक टीम पहुंचती है और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। डीएफओ चंबा निशात मंडोत्रा जी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रात को इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। 8 स्लीपर के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज की एक और सुर्खी ये भी रही, चंबा से कुछ लोग भदरवा के लिए निकले थे, उनके पास भी बना था। प्रशासन ने उसको जारी किया था, लेकिन उनको बीच रास्ते में इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनका रूट गलत था। प्रशासन ने उन्हें दोबारा से पास हासिल करके जो रूट निर्धारित है उसी के तहत पास हासिल करके अपने गंतव्य की ओर जाने का निर्देश दिए हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो पास हासिल किया था उसमें रूट निर्धारित नहीं था जो प्रशासन ने तैयार किया था। प्रशासन के रूट के हिसाब से उनको लखनपुर के माध्यम से जाना था, लेकिन वो बाया लंगेरा होके जा रहे थे। इसलिए डलहौजी सब डिवीज़न के सलूनी के एसडीएम ने उन्हें रोककर जब उनका पास जांचा तो वो बाया लंगेरा पाया गया। इसलिए उन्हें दोबारा से पास हासिल करके लखनपुर के माध्यम से जाने को कहा गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पास हासिल करके कहीं जा रहे हैं का भी ख्याल रखें कि आप किस रूट से आना चाहते हैं। हो सकता है आपके हिसाब से वो रूट सही हो, लेकिन प्रशासनिक तौर पर वो रूट गलत भी हो सकता है, क्योंकि प्रशासन ने कुछ रूट निर्धारित किए हैं और इस रूट पर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी भी है और इस दौरान पूरी जांच व्यवस्था होती है। उसी के बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। क्योंकि आज जो मामला भदरवा के लोगों का आया है, भदरवा के 7 लोग जा रहे थे और यहाँ से पास हासिल करके जा रहे थे और वो गाड़ी में तो सवार होकर जा रहे थे, लेकिन सलूनी एसडीएम ने उन्हें रोका तो उनका जो पास था उसमें जो रूट निर्धारित था वो गलत पाया गया। अब उन्हें लखनपुर का पास हासिल करके जो रूट निर्धारित होगा वो लखनपुर के माध्यम से ही वो भदरवा जा सकते हैं। पांगी के लोग चंबा में फंसे हैं। 300 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो आंकड़ा कम हो रहा है क्योंकि उन्हें अब पास इशू हो रहे हैं और वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पांगी के साथ का भरमौर के लोग भी अलग अलग एरिया में फंसे थे, लेकिन विधायक जियालालपुर ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि उनके एरिया के जो लोग अलग अलग एरिया में फंसे हैं उनको अपने घर आने की अनुमति दी जाए। उसके बाद पास इशू होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अपने घरों की ओर वो रवाना होना शुरू हो गए हैं। तो 300 के लगभग जो पांगी के लोग बताए जा रहे थे उनको भी आवाजाही शुरू हो गई है और विधायक जियालालपुर ने कहा कि डीसी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा जो पास संबंधी दिक्कत आ रही है उसको वो हल कर रहे हैं और सरकार भी हर तरीके से जो अलग अलग एरिया में फंसे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। पब्लिक जानना चाहती है कि चंबा से भरमौर तक एनएच के हालात कब दुरुस्त होंगे। चंबा हलचल के माध्यम से कई बार लोगों ने अप्रोच किया कि ये जो समस्या है जनप्रतिनिधि तक पहुंचाई जानी चाहिए, प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए थी। और इस दौरान कुछ लोग भी जनप्रतिनिधि से मिले हैं, विधायक से मिले हैं। तो विधायक ने चंबा हलचल के माध्यम से बताया है कि टेंडर हो चुके हैं एनएच के और लॉकडाउन जैसे ही हटता है तो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने अब सामाजिक डिस्टेंसिंग करवाने के बाद अब वाहनों की सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया है। अब चंबा में वाहनों की आवाजाही के दौरान आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, अन्यथा आपका वाहन जब्त हो सकता है। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज एएसपी रमन शर्मा और ट्रैफिक व्यवस्था देखने वाले चंद्रशेखर राणा ने एक नाका लगाकर वाहन चालकों को
चेतावनी दी है कि आपको सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, अदरवाइज आपका वाहन जब्त हो सकता है। और आपको बता दूं, जो बाइक हैं उसमें सिंगल सवारी ही बैठ सकती है, और जो कारें हैं उसमें जो डबल सवारी बैठती थी उनमें सिंगल किया जाएगा। मतलब जिस वाहन में 8 सवारियाँ बैठती थी उसमें 4 सवारियाँ ही बैठ पाएंगी। इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालना करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका वाहन जब्त हो सकता है। चंबा में कुछ अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, इसलिए उनका जिक्र तो बनता है। मैं आपको बता दूं, चंबा सिटी के कश्मीरी मोहल्ला के एक आयुब भाई भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। वो खुद कपड़ा खरीद कर, खुद मास्क तैयार करके फ्री में बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये आयुब भाई ऐसे लोगों के माध्यम से गांव-गांव इन मास्क को पहुंचा रहे हैं जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं मास्क खरीदने के लिए। अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो वो आयुब भाई के साथ संपर्क करके अपने लिए मास्क मंगवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अलग अलग संस्थाएं उनसे संपर्क कर रही हैं और जो फ्री में मास्क जिनको ज़रूरत है उनको वो पहुंचा रहे हैं। अब तक आयुब भाई 1000 से भी अधिक मास्क तैयार करके उन्हें फ्री में बांट चुके हैं। आज की सुर्खी ये भी रही कि कुछ सैंपल आज फिर से जांच के लिए भेजे गए हैं, और मैंने आपको जिक्र किया था कल कि जो सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं, कल जो सैंपल की रिपोर्ट भेजी गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो नेगेटिव पाए गए हैं। 33 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और इसके अलावा कुछ और भी सैंपल भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन राहत की खबर यही है कि लगातार छठे दिन चंबा ज़िले के जो सैंपल भेजे गए थे कोरोना से संबंधित वो नेगेटिव आए हैं। तो चंबा ज़िले के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। आज एक बहुत दुखद खबर सुनने को मिली। सिने जगत के मशहूर अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। इरफान खान एक बहुत गंभीर कलाकार थे। मैं आपको जिक्र करके बताऊं कि जब एक बार वो ऑडिशन के लिए आए थे तो डायरेक्टर ने कहा कि इरफान भाई आप इतना करैक्टर में कैसे घुस जाते हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने गंभीर कलाकार थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हम चंबा हलचल टीम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चंबा ज़िले से आज की यही सुर्खियाँ रहीं। कल नई सुर्खियाँ लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।